सिस्टम ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स सेकंड वीडियो। फाउंडेशन पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। बच्चों, इसके पहले वीडियो में मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बेसिक जानकारी दी थी। कोऑर्डिनेट्स क्या है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा, और कुछ कार्टेशियन कर्व्स मैंने लिखा था, उन्हें लिखा था जो आप इंटर में पढ़ चुके हैं। सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के दो फॉर्म। आइए हम शुरू करें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। पहले तो आप डेफिनेशन लिखिए। लेट xy be the coordinates of a point, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लिख दो भैया, बी द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। पॉइंट का हम एक नोटेशन डाल दे रहे हैं, पी, सच दैट, इस प्रकार से कि x is a function of t and y is also a function of t, another function of t. x is phi function of t, y is psi function of t, full stop। ध्यान से देखिएगा, ये सिस्टम कोई बहुत ये नया सिस्टम नहीं है, कार्टेशियन सिस्टम का ही एक बदला हुआ रूप है। इस सिस्टम के अंतर्गत कार्टेशियन सिस्टम का ही सब कुछ होता है, एक्स एक्सिस भी, वाई एक्सिस भी, सारा कॉन्सेप्ट लगभग उसी तरह से, केवल एक टी और अटैच साइन हो गया है। देन एक्स कामा वाई कामा टी आर कॉल्ड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेम पॉइंट पी, कामा, ये जो टी है, ये जो वेरिएबल टी है, एक्स वाई को कनेक्ट कर रही है। भाई देखो, एक्स भी टी पर डिपेंड कर रहा है, वाई भी टी पर डिपेंड कर रहा है, तो टी कनेक्टिंग वेरिएबल हो गया ना, इसको पैरामीटर बोलते हैं। टी बीइंग पैरामीटर। टी के बदलने से एक्स और वाई दोनों बदल जाएगा, इसका मतलब कोऑर्डिनेट बदल जाएगा। इसका मतलब पैरामीटर वेरीज पॉइंट टू पॉइंट, नोटिंग दैट टी वेरीज पॉइंट टू पॉइंट, है कि नहीं भाई? एक पॉइंट पर x का मान कुछ है, y का मान कुछ है, तो t का मान कुछ है। दूसरे पॉइंट पर x बदल गया, y बदल गया, तो t बदल गया। या यूं कह लें कि किसी पॉइंट पर t1 है तो उस हिसाब से x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट निकल आएगा। किसी पॉइंट पर t2 है तो x और y के नए मान आ जाएंगे, नहीं पॉइंट नया आ जाएगा। तो यहां पे जो पैरामीटर है ये कोऑर्डिनेट के साथ असाइंड पैरामीटर है। पैरामीटर बदलेगा, कोऑर्डिनेट्स बदलेगा। पैरामीटर की एक बदकही आप और करते हो, जब आप फैमिली ऑफ कर्व्स लिखते हो, मान लो जैसे कि हम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7/4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ऐसे ही कुछ भी लिख दो, 3.4 होल स्क्वायर ऐसे लिख दो, कुछ भी लिख दो, ऐसे लिखते चलो। ये सब के सब सर्किल्स हैं। हर सर्किल का सेंटर ओरिजिन पे है, रेडियस चेंज हो रहा है और कुछ नहीं बदल रहा है। न सर्किल के प्रिंसिपल एक्सिस बदल रहे हैं, न सर्किल का सेंटर बदल रहा है। बदल कौन रहा है? रेडियस। वेरिएशन किस में हो रहा है? रेडियस। तो अगर हम आपसे ये कहें, ये जो सर्किल्स हैं असंख्य की संख्या में, बहुत सारी,
इनके फैमिली का, परिवार का, सिस्टम का, कलेक्शन का इक्वेशन कैसे लिखोगे? तो इक्वेशन लिखने का तरीका ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा बीइंग पैरामीटर, लैम्डा बीइंग पैरामीटर, ऐसे लिख दिया जाता है। ये जो इक्वेशन है ये फैमिली का इक्वेशन है। अगर इसमें लैम्डा स्थिर है तो ये एक कर्व का इक्वेशन है। किस कर्व का? उस सर्किल का जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, जिसका रेडियस लैम्डा है। लेकिन अगर इसमें लैम्डा को हम पैरामीटर कह दें तो इसका मतलब ये इस तरीके के सर्किल्स के परिवार का, फैमिली का, सिस्टम का, कलेक्शन का इक्वेशन है। और हर कर्व के लिए लैम्डा बदलेगा। देखो लैम्डा का वेरिएशन कर्व टू कर्व है। T varies from नल भी लिखा चलेगा, जैसे उसमें लिखे तो वही सेंटेंस यहां भी लिखना चाह रहे थे हम। T varies कर्व टू कर्व, T varies कर्व टू कर्व। तो जब आप फैमिली ऑफ कर्व्स लिखते हैं और पैरामीटर असाइन करते हैं तो फैमिली ऑफ कर्व्स में पैरामीटर कर्व टू कर्व वेरी करता है। यानी पैरामीटर को बदलोगे कर्व बदल जाएगा। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स में जो पैरामीटर होता है वो पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है। भैया दोनों में फर्क समझ लो। यहां भी वर्ड पैरामीटर यूज किया जा रहा है, यहां भी वर्ड पैरामीटर यूज किया जाता है, दोनों में फर्क है। फैमिली ऑफ कर्व्स के इक्वेशन में पैरामीटर कर्व टू कर्व वेरी करता है। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स में पैरामीटर पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है। दैट्स ऑल। तो हमने आपको पहले पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स का डेफिनेशन बता दिया। और ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं यही फिर इक्वेशंस हो जाते हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशंस, पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ अ कर्व, ऑफ अ कर्व, ध्यान रखिएगा, फैमिली ऑफ कर्व नहीं, वो चीज अलग था। तो मान लीजिए कर्व का हम पैरामीट्रिक इक्वेशन कैसे लिखेंगे? कर्व के जनरल पॉइंट एक्स वाई के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे हम। वही पैरामीट्रिक इक्वेशंस माना जाता है। कार्टेशियन इक्वेशन होता है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस होते हैं। ये दो होंगे ना संख्या में, x इक्वल टू फाई ऑफ टी, y इक्वल टू साई ऑफ टी। ये t बीइंग पैरामीटर विच वेरीज पॉइंट टू पॉइंट। कुछ कर्व्स नहीं, वही जो कार्टेशियन वाले में हम कर्व्स लिए थे, सर्किल लिए थे, पैराबोला लिए थे, एलिप्स लिए थे, हाइपरबोला लिए थे, उन सभी को हम लेकर के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स की व्याख्या करते हैं। और उससे संबंधित यदि कोई बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है तो उसकी भी हम चर्चा करते हैं। नंबर 1, सर्किल। सर्किल हम इसको ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। पैरामीट्रिक इक्वेशंस, पैरामीट्रिक इक्वेशंस और पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स एक ही चीज है। किसी भी कर्व के जनरल पॉइंट एक्स वाई के, किसी भी पॉइंट, जनरल पॉइंट के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स ही पैरामीट्रिक इक्वेशंस बनते हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशंस x इक्वल टू ए कॉस टी, वाई इक्वल टू ए साइन टी, हो गया ना। x डिपेंड्स ऑन t, y डिपेंड्स ऑन t, t को एलिमिनेट कर दें तो क्या आ जाए? एक्स वाई। ध्यान है ना, हमने कहा था कि कोई पॉइंट एक्स वाई है इस प्रकार से कि x इक्वल टू फाई ऑफ टी हो और y इक्वल टू साई ऑफ टी हो। इसका मतलब इन दोनों के बीच में हम t एलिमिनेट करेंगे तो फिर ये आ जाएगा। तो t को एलिमिनेट करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी इक्वल टू ए स्क्वायर। इसलिए ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हुआ।
इसके बाद देखो, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसी को, और x इक्वल टू ए साइन टी प्लस ए कॉस टी, ए साइन टी प्लस ए कॉस टी, कामा y इक्वल टू ए साइन टी माइनस ए कॉस टी। आप देखें गौर से, x की वैल्यू t के रूप में, y की वैल्यू t के रूप में ही तो लिखा हमने, तो इसे भी तो हम पैरामेट्रिक इक्वेशंस कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम t को एलिमिनेट करेंगे ना, तो फिर यही आ जाएगा। देखो जोड़ो, वर्ग करके जोड़ो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। कितना हो गया? ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, और 2a स्क्वायर साइन टी कॉस टी 2a, ये तो कट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर आ रहा है। यानी कुछ ऐसा करो कि 2a स्क्वायर ना आए, ए स्क्वायर आए। तो ए को हम कितना करते हैं? a बाई रूट 2 करते हैं, इज इक्वल टू a बाई रूट 2, a बाई रूट 2, a बाई रूट 2, a बाई रूट 2। अब बताओ, अब इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2 साइन स्क्वायर टी प्लस a स्क्वायर बाई 2 कॉस स्क्वायर बाई टी, ये आ गया। फिर a स्क्वायर बाई 2 कॉस स्क्वायर टी प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन स्क्वायर टी, ये आ गया। ये दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? a स्क्वायर। ये तो इससे एक बात और प्रमाणित हुआ कि किसी भी कार्टेशियन कर्व के जो पैरामेट्रिक इक्वेशंस होते हैं वो यूनिक नहीं होते। पैरामेट्रिक इक्वेशंस को हम एक से अधिक प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें हमने आपको लिख के दिखाया सर्किल में। नंबर 2, पैराबोला उठाते हैं, इसके बारे में बातचीत करते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, पैरामेट्रिक इक्वेशंस, x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280। पहचान रहे, इंटरमीडिएट में पढ़े हुए। ये क्यों पैरामेट्रिक इक्वेशंस है? क्योंकि आप t को जब एलिमिनेट करोगे तो यही आएगा, है ना? करके देखो, y का स्क्वायर करो, y स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर की वैल्यू यहां से रख दो, x बाई ए इक्वल टू 4a स्क्वायर इंटू एक्स बाई ए इक्वल टू 4ax। आ गया ना? देयरफॉर दीज आर पैरामेट्रिक इक्वेशंस। ध्यान रखना, पैरामेट्रिक इक्वेशन अकेला नहीं होता है, ये दोनों मिला करके होते हैं। इसीलिए हमेशा बहुवचन लिखते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशंस। 3 डायमेंशन में आप पैरामेट्रिक इक्वेशंस लिखोगे तो x की वैल्यू t के रूप में, y की वैल्यू t के रूप में, z की वैल्यू भी t के रूप में लिखोगे। वहां 3 इक्वेशंस होते हैं। इस पर बेस्ड बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उसकी चर्चा हम कर देना चाहेंगे। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इफ T1 and T2 are the values of T at the extremities of a focal cord of the parabola x equal to 80 square, y equal to 280, then T1 into T2 equal to -1। ये रिजल्ट आपको याद होना ही चाहिए, इंटरमीडिएट में आप पढ़े होंगे, हो सकता है ध्यान ना हो। मैं इसको यहाँ पे डिराइव कर दे रहा हूँ, डिराइव इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि समय नहीं लगेगा बहुत ज़्यादा। ये फोकस है, वर्टेक्स ओरिजिन पे है, एक्स एक्सिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ये फोकस है, फोकस से होकर जाने वाली जीवा ये हो गई फोकल कॉर्ड। यहाँ पे P लिख दो, T की वैल्यू यहाँ T1 है, यहाँ Q लिख दो,
टी की वैल्यू यहाँ पे T2 है, ये फोकस है S जिसका कोऑर्डिनेट है A0। P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? AT1 स्क्वायर 2AT1। Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? AT2 स्क्वायर 2AT2। फोकल कॉर्ड है ये, इसके छोर पे एक्सट्रीमिटीज पे T1 है, T2 है। तो ये रिजल्ट लाना है। ये रिजल्ट लाना कैसे लाएंगे बताएं? फिगर देखो, SP और QS इन दोनों लाइंस का स्लोप बराबर होगा ना, बस यही कर दो, अपने आप आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, प्रूफ आसान है, इसलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि हम प्रूफ के लिए भी नहीं कर सकते ना कि सी द फला प्लेलिस्ट फला वीडियो। प्रूफ, स्लोप ऑफ QS इक्वल टू स्लोप ऑफ SP। स्लोप ऑफ ज्वाइन ऑफ 2 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसमें पहले आप ले लो x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 2AT2, 0 माइनस 2AT2 अपॉन a माइनस, है ना, a माइनस AT2 स्क्वायर, a माइनस AT2 स्क्वायर इक्वल टू, अब इसमें आइए, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो y2 माइनस y1 2AT1 माइनस 0, 2AT1 माइनस 0 अपॉन AT1 स्क्वायर माइनस A। इसी को बच्चा सॉल्व कर लो, बस हो जाएगा, और कुछ नहीं करना इसमें। इम्प्लाइज दैट ऊपर नीचे A कैंसिल होगा सभी में, तो ये हो जाएगा माइनस 2, A कैंसिल हो गया, T2 अपॉन A कैंसिल हो गया, 1 माइनस T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2T1 अपॉन T1 स्क्वायर माइनस 1, ये 2 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, माइनस T2 इंटू T1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू T1 इंटू 1 माइनस T2 स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट माइनस T1 स्क्वायर T2 प्लस T2 इक्वल्स टू T1 माइनस T1 T2 स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट सबको एक तरफ कर ले, इधर कर लेना है, तो जाएगा T1 माइनस T2, ये उधर जाके प्लस हो गया, प्लस T1 स्क्वायर T2 माइनस T1 T2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इम्प्लाइज दैट T1 माइनस T2 प्लस T1 T2 कॉमन, T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 0। implies that T1 माइनस T2 इंटू 1 प्लस T1 T2 इक्वल्स टू 0। चूंकि T1 T2 बराबर नहीं है इसलिए ये डिफरेंस नॉन जीरो होगा, 1 प्लस T1 T2 इक्वल टू 0। लॉजिक देने सिंस T1 नॉट इक्वल टू T2, और ये रिजल्ट देखो आ गया T1 T2 इक्वल टू -1। अब इस रिजल्ट का इस्तेमाल अभी तुरंत मेरे दिमाग में जो क्लिक कर रहा है कर्वेचर चैप्टर में है, किसी पैराबोला के किसी फोकल कॉर्ड के सिरों पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ρ1 ρ2 है, सिद्ध करो कि ρ1 ρ2 में ये रिलेशन होगा, तो वहाँ पे ये रिजल्ट काम आएगा। आज ही कर्वेचर चैप्टर का वो सवाल खोज के कर लो और इसका उपयोग भी कर लो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट था। एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हम आपको बताएंगे, वो रिलेटेड है इलिप्स से। तो अब बात करते हैं हम इलिप्स की। सर्किल हो गया,
पैराबोला हो गया। नंबर 3 इलिप्स, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर सॉरी इक्वल्स टू 1, ऐसा। पैरामीट्रिक इक्वेशंस, x इक्वल टू a cos phi, y इक्वल टू b sin phi, phi being पैरामीटर, phi being पैरामीटर। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इन पैरामीट्रिक इक्वेशंस में ये जो पैरामीटर फाई है, दरअसल ये इलिप्स के जनरल पॉइंट एक्स वाई का इसेंट्रिक एंगल है। तो ये मैं नीचे लिखना चाहता हूं, नोटिंग दैट, ध्यान देते हुए कि फाई इज द इसेंट्रिक एंगल, फाई इज द इसेंट्रिक एंगल of general point xy on the ellipse। अगर आप फाई की जगह अल्फा लिख दोगे तो हम कहेंगे अल्फा इज इसेंट्रिक एंगल। तो ये राज की बात आपको हमें बताना था कि एलिप्स के पैरामीट्रिक इक्वेशंस में जो पैरामीटर होता है वो इसेंट्रिक एंगल का मान होता है। कैसे होता है मैं चाहूंगा कि इसको आप जरूर जानें। फिर वही चीज है, चूंकि इसका डेरिवेशन आसान है, छोटा है, इसलिए मैं तुरंत बता दे रहा हूं, अन्यथा मैं सजेस्ट कर देता कि फला वीडियो देख लो। एक एलिप्स बनाया, आपको पता है इसका ऑक्सिलरी सर्किल कौन होता है? सहायक वृत्त। ये सेंटर और ये रेडियस भरेंगे और सर्किल खींचेंगे। यही ऑक्सिलरी सर्किल है। दिस इज ये ऑक्सिलरी सर्किल, ठीक ना, सहायक वृत्त। इसका इक्वेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये डिस्टेंस ए स्क्वायर। ये सेंटर है सी, वहीं पर ओरिजिन भी है तो ओ लिख दे रहा है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इलिप्स पे हमने जनरल पॉइंट लिया पी, थोड़ा हम लैंग्वेज कम लिखेंगे, फिगर हम ऐसी डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। पी से मेजर एक्सिस पर यानी एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया हमने पी एन। इस एन पी को प्रोड्यूस किया, बढ़ा दिया आगे तक, जो सहायक वृत्त को बिंदु क्यू पर मिलता है, विच मीट्स ऑक्सिलरी सर्किल इन क्यू। ओ और क्यू को मिला दीजिए, तो ये जो रेडियस वेक्टर ओ क्यू है, इसका रेडियस, ये लंबाई कितनी हो जाएगी? यही जो सर्किल का रेडियस है। इस एंगल को फाई से डिनोट करते हैं और इसी एंगल को इसेंट्रिक एंगल ऑफ पी कहते हैं। पी का इसेंट्रिक एंगल, ठीक। तो पी के कोऑर्डिनेट्स हम निकालने जा रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट्स, इसको हम निकालने जा रहे हैं। ओ एन बराबर होगा ओ क्यू कॉस फाई और क्यू एन बराबर होगा ओ क्यू साइन फाई, राइट एंगल ओ एन क्यू में। इंप्लाइज दैट ओ एन इक्वल टू ए कॉस फाई और क्यू एन इक्वल टू ए साइन फाई। ये कोऑर्डिनेट्स किसके हुए? ये क्यू के हुए ना। क्यू के कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट ये होगा, वाई कोऑर्डिनेट ये होगा, दोनों निकाल लिया आपने। ए कॉस फाई, ए साइन फाई, निश्चित रूप से ये कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब पी के कोऑर्डिनेट्स की बात करें, पी का एक्स कोऑर्डिनेट हमें प्राप्त हो चुका है ओ एन, ये पी एन हमको निकालना है। लेट पी एन इक्वल टू वाई वन, यही वाई वन हमको चाहिए। देन
ओ एन कामा पी एन, अर्थात ओ एन माने ए कॉस फाई कामा पी एन को हमने y1 मान लिया, लाइज ऑन द एलिप्स, बस 2 मिनट में निकल जाएगा, लाइज ऑन द एलिप्स, इट फॉलोज दैट, एलिप्स पर इसको रखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, implies that y1 square upon b square equal to 1 minus cos square phi equal to sin square phi, and this implies that y1 equal to b sin phi। ये देखो, तो p के कोऑर्डिनेट्स आ गए ना, thus the coordinates of P are A cos phi, B sin phi, where phi is the eccentric angle of the point P on the ellipse। तो मैंने आपको एक साथ इसेंट्रिक एंगल भी बता दिया और एलिप्स के जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ इसेंट्रिक एंगल बता दिया, और जब जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक पैरामीटर के रूप में हैं तो x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस को पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। अब इस पर एलिप्स पर बेस्ड एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जैसे पैराबोला पर बेस्ड था वैसे इस पर भी बेस्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। उसका प्रूफ पढ़ाने के लिए हमको पीछे पीछे ऐसे जाना पड़ेगा, इसलिए हम नहीं पढ़ाएंगे, आपको सजेस्ट कर देंगे। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मान लीजिए ये एलिप्स है, ये इसका सेंटर है, एक सेमी डायमीटर ये है, एक सेमी डायमीटर ये है, दोनों के सिरे P और Q है। अगर यहाँ पर T T1 है, यहाँ पर T T2 है और ये दोनों सेमी डायमीटर्स कंजुगेट हों तो T1 T2 का डिफरेंस π/2 होता है। यही मैं लिखने जा रहा हूं। इफ T1 and T2 are the values of T, are the values of T at the extremities, at the extremities of conjugate semi diameters, conjugate semi diameters of the ellipse, x square upon a square plus y square upon b square equal to 1, comma, then फिगर देखते रहिए। इफ T1 and T2 आर द वैल्यूज ऑफ T एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ कंजुगेट सेमी डायमीटर CP and CQ ऑफ द एलिप्स, देन T1 T2 एक दूसरे से π/2 पे डिफर करते हैं, यानी T2 माइनस T1 मॉडल्स लगा दें क्योंकि हमें मालूम नहीं कौन छोटा है कौन बड़ा है, इक्वल टू π/2। इसका यूज 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का एक चैप्टर है कन्फोकल कोनिक्स, वहाँ भी है। इसका उपयोग रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंशियल कैलकुलस का एक चैप्टर है, वहाँ भी है। तो ढूंढ ढूंढ के आप पढ़ डालिए। इसका प्रूफ हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि इसका प्रूफ पढ़ाने के लिए हमें कंजुगेट डायमीटर बताना पड़ेगा, फिर उसके पहले हमको डायमीटर बताना पड़ेगा। तो इसके लिए हम आपको सजेस्ट कर दे रहे हैं, सी वीडियो नंबर 12 of the playlist confocal conics, confocal conics ऐसा ये आप देख लीजिए, उसमें खूब डिटेल में सब बताया गया, प्रूफ भी कराया गया कैसे प्रूफ होगा।
तो एलिप्स की चर्चा हो गई, रिजल्ट बता दिया। इसके बाद हाइपरबोला, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स। अब नंबर 4 हम लोग पढ़ लिए, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स। 4th हाइपरबोला। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। पैरामीट्रिक इक्वेशंस, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ जनरल पॉइंट ऐसा करके लिख दें, या पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ कर्व ऐसा करके लिख दें। क्योंकि पैरामीट्रिक इक्वेशंस के नाम पे जो 2 इक्वेशंस लिखे जाते हैं, दरअसल वो जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशंस, पैरामीट्रिक इक्वेशंस, x इक्वल टू a sec t, y इक्वल टू b tan t, t पैरामीटर हो गया। देखो x अपान a होल स्क्वायर है ना, ये y अपान b होल स्क्वायर है। करो x अपान a होल स्क्वायर माइनस y अपान b होल स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर t माइनस tan स्क्वायर t, दैट विल बी 1। ये आ गया। इनमें t को एलिमिनेट करने से ये आ जा रहा है, इसलिए दीज आर पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ दिस हाइपरबोला। इसी हाइपरबोला के पैरामीट्रिक इक्वेशंस को हम एक तरह से और भी लिख सकते हैं। देखो x इक्वल टू a कॉस हाइपरबोलिक t, y इक्वल टू b साइन हाइपरबोलिक t। एलिमिनेट करिए, x अपान a होल स्क्वायर माइनस वाई अपान बी होल स्क्वायर इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर टी प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर टी, दैट इज 1। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए हाइपरबोलिक फंक्शंस का। तो एक बार फिर प्रमाणित हुआ कि किसी भी कार्टेशियन कर्व के पैरामीट्रिक इक्वेशंस यूनिक नहीं होते हैं। हम एक से अधिक प्रकार से पैरामीट्रिक इक्वेशंस लिख सकते हैं। बस ठीक है, हाइपरबोला के आगे नहीं बढ़ रहा है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कोई खास मायने मतलब नहीं है उसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स के लिहाज से। इस वीडियो को हम यहीं पे लपेट रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपको गणितपुर चैनल से मतलब रखना है, ताल्लुक़ रखना है, सरोकार रखना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं सरोकार रखना है, कोई बात नहीं, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि इस प्लेलिस्ट में जो भी हम वीडियो बनाएं उसकी सूचना डायरेक्ट आपको पहुंच जाए यूट्यूब के द्वारा। अगला वीडियो जो होगा, वीडियो नंबर 3, उसमें हम शुरू करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स। मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 वीडियो खूब ढंग से देख लो, सीख लो सारी बातों को। उसके बाद हम घुसेंगे अब पोलर कोऑर्डिनेट्स में। ठीक ना? थैंक यू।